1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर पहला आक्रमण किया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया सूरत को। इससे तिरमिला गया औरंगजेब और उसने 1665 में यहाँ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करने के लिए। महाराज यहाँ इस युद्ध को हार जाते हैं। पुरंदर की संधि में 23 किले औरंगजेब को देने पड़ते हैं। 1666 में शिवाजी महाराज पहुंचते हैं आगरा। आगरा में उनको धोखे से नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ औरंगजेब को चकमा देकर शिवाजी महाराज वहां से भी निकल जाते हैं। आगे के 2-3 वर्ष यहाँ संधि और शांति काल में बीते, लेकिन शांति और संधि औरंगजेब की तरफ से थी। शिवाजी महाराज यहाँ अपनी ताकत अर्जित कर रहे हैं, ताकत को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ 1669 में वो समय आया शिवाजी महाराज का जो आक्रोश दबा बढ़ा था वो फूट पड़ा। कौन सी घटना घटी? यहाँ 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया। इस घटना से शिवाजी महाराज आक्रोशित हो गए और उन्होंने फिर से अपनी जो मुहिम थी वो शुरू कर दी। और फरवरी 1670 को ही यहाँ तानाजी कोंढाना किले को जीतते हैं। शिवाजी महाराज भी यहाँ बाकी किले जीतते जा रहे हैं। जो 23 किले औरंगजेब को दिए थे वे सब यहाँ शिवाजी महाराज ने दोबारा से अपने अधिकार में कर लिए। औरंगजेब के भी किले यहाँ शिवाजी महाराज के अधिकार में आते जा रहे हैं। और 1670 के अक्टूबर महीने में ही शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरा आक्रमण किया, दूसरी बार सूरत को बुरी तरीके से ध्वस्त किया। तो यहाँ पर इन सभी वीडियोस की हम बात शिवाजी महाराज सीरीज में कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरत की दूसरी विजय की। सूरत पर शिवाजी महाराज का दूसरा आक्रमण कैसे होता है। यहाँ पर जदुनाथ सरकार एक अंग्रेज को कोट करते हुए लिखते हैं। अंग्रेज क्या लिखता है? अंग्रेज लिखता है कि शिवाजी महाराज पहले चोरों की तरह जल्दी जल्दी चलते थे, लेकिन अब उनकी वह अवस्था नहीं है। अब वे यहाँ अपनी विशाल सेना को लेकर साथ लेकर और एक राजा की तरह चलते हैं, देशों को जीतते हुए। शहजादा पास में रहे। शहजादा मतलब कौन? शहजादा जो औरंगजेब का पुत्र था मुअज्जम, जो बाद में मुगल बादशाह ही बनता। तो शहजादा पास रह रहा है, लेकिन शिवाजी महाराज को शहजादे की भी कोई परवाह नहीं है। ये अंग्रेज लिख रहा है अपनी डायरी में, जिसको जदुनाथ सरकार लिखते। तो ऐसी अवस्था यहाँ अब शिवाजी महाराज की हो चुकी। अब वे चोरी छिपे नहीं, अब वे सीधा सीधा आक्रमण करें। इसी में यहाँ 1670 की विजयदशमी को शिवाजी महाराज ने 15,000 की सेना लेकर सूरत की ओर कूच किया। विजयदशमी को ही शिवाजी महाराज कहीं भी अपनी मुहिम के लिए निकलते थे। एक नियम था महाराज का। अगर आप पढ़ोगे शिवाजी महाराज के नियम को, तो शिवाजी महाराज विजयदशमी को निकलते थे और 8 महीने तक सारे प्रांतों को जीतते थे। वहां से धन खजाना इकट्ठा करते थे और लौट आते थे। 4 महीने वर्षा के वे अपने गढ़ में बिताते थे। तो ये अवस्था चलती थी शिवाजी महाराज की। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा। और ऐसा नियम बहुत सारे राजाओं का भारत में चलता था। अगर आप देखोगे तो देवेर पर जो आक्रमण किया था महाराणा प्रताप ने, वो विजयदशमी के दिन किया था। विजयदशमी का दिन, दशहरा का दिन बड़ा पवित्र माना जाता था हमारे यहाँ के राजाओं के लिए, क्योंकि उसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज ने बहुत सारी मुहिमें विजयदशमी से प्रारंभ करी। तो विजयदशमी के दिन 1670 यहाँ शिवाजी महाराज अपनी 15,000 की विशाल सेना को लेकर निकल पड़े सूरत की ओर। अब यहाँ सूरत में क्या हो रहा है? सूरत एक बार पहले लुट चुका है 1664 में। उसके बाद यहाँ औरंगजेब की बड़ी फजीयत हो गई, क्योंकि सूरत से ही जो मुस्लिम थे वो हज यात्रा के लिए जाते। तो यहाँ पर जो सभी मौलाना थे वे नाराज हो गए औरंगजेब से। और आप जदुनाथ सरकार को पढ़ोगे तो जदुनाथ सरकार औरंगजेब के बारे में लिखते हैं कि औरंगजेब सेनापतियों से ज़्यादा, मंत्रियों से ज़्यादा, अपनी बेगमों से भी ज़्यादा विश्वास करता था मौलानाओं पर। इसलिए उसके जो मंत्री सेनापति थे कटाक्ष करके भी कहते थे कि अगर शिवाजी महाराज को नहीं रोका जा रहा तो अपने मौलानाओं को भेज दो। आप पढ़ोगे इसके बारे में, मैं आगे भी इसका वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर औरंगजेब को बड़ा विश्वास था मौलानाओं पर, इसलिए उसने अब की बार पूरी सूरत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सूरत एक व्यापारिक केंद्र भी था और बहुत सी समृद्धि यहाँ सूरत से ही मुगलों को पहुँचती थी। तो सूरत बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं पिछली वीडियो में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप सूरत की पहली विजय जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर सूरत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए औरंगजेब ने एक पूरी दीवार बना रखी है, मुगल सैनिक यहाँ तैनात कर रखे हैं। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ अब औरंगजेब को नहीं लगता कि शिवाजी महाराज दोबारा भी आक्रमण करेंगे सूरत पर, क्योंकि वो एक बार आक्रमण कर चुके हैं। उसके बाद 6 साल तक शिवाजी महाराज को विकट संघर्ष करना पड़ा था औरंगजेब की वजह से, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया। तो यहाँ पर औरंगजेब को नहीं लगता कि अब यहाँ शिवाजी महाराज कभी फिर आक्रमण करेंगे। लेकिन सूरत में अफवाहें पहुंचने लगी थी। सूरत में क्या अफवाहें पहुंच रही थी? विगत 1 साल से सूरत में ये अफवाह पहुंचने लग गई थी कि शिवाजी महाराज कभी भी आक्रमण करने सूरत पर आ सकते हैं, कभी भी यहाँ हमला हो सकता है। इसी वजह से अप्रैल में यहाँ महाबत खां 5,000 सैनिक लेकर, 5,000 मुगल सैनिक लेकर सूरत की रक्षा के लिए भी पहुंचता। उसको लगा कि बस आक्रमण हो गया शिवाजी महाराज का, लेकिन शिवाजी महाराज नहीं आते। तो कई बार यहाँ पर अफवाहें पहुंचती हैं। इस तरीके से अफवाह पहुंचती हैं कि वहाँ के जो व्यापारी थे वो यूज्ड टू हो चुके थे। मतलब कोई भी दौड़ता हुआ आ रहा कि शिवाजी आया, तो वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे कि अरे सब बकवास है, सब झूठ है, कोई यहाँ पर शिवाजी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से यहाँ सूरत का माहौल बनता जा। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे। अंग्रेजों के बारे में अगर पढ़ोगे आप तो अंग्रेजों ने यहाँ जो
कल्याण में जो शिवाजी महाराज अपनी सेना इकट्ठी कर रहे थे, क्योंकि कल्याण से वे सूरत पर आक्रमण करने के लिए जाने वाले थे, तो कल्याण में जब ये सेना इकट्ठी हो रही थी तो यहाँ अंग्रेजों ने इसका पता लगा लिया। अंग्रेजों ने अपने जो दूत थे वो फैक्ट्री भेज दी जो कि सूरत में थी। सूरत में मेन हेडक्वार्टर था उनका, यहाँ पश्चिम भारत का। तो वहाँ पर जाते हैं और पहले ही अंग्रेज अपना सारा माल निकाल देते हैं। वो जो सोयली बंदरगाह था वहाँ पहुँचा देते। सूरत में मतलब उनकी फैक्ट्री बिल्कुल खाली थी, लेकिन फिर भी आप आश्चर्य देखो कि फिर भी अंग्रेज लड़ते हैं मराठाओं से। लड़ते नहीं, अंग्रेज मराठाओं से जीतते भी हैं, जिसका मैं आगे अभी वर्णन करूंगा। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज 3 अक्टूबर 1670 को सूरत के समीप पहुंचे। ग्यासुद्दीन सूबेदार था सूरत का। उसने ऊंची मीनार पर चढ़कर अपने हाथ में दूरबीन लेकर देखने का प्रयत्न किया, कहाँ है शिवाजी महाराज, कहाँ है उनकी मराठा सेना। उस दूरबीन से उसने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। यहाँ दूर क्षितिज पर एक लाल रंग की आभा प्रकट हो रही। वो लाल रंग की आभा मराठाओं के हाथ में पकड़े हुए भगवा ध्वज की थी। एक धूल का गुबार उस सेना के साथ चल रहा था। धीरे धीरे ये मराठा सूरत के समीप पहुंच रहे थे। धीरे धीरे ये दृश्य स्पष्ट और भयानक होता जा रहा था। मराठाओं के घोड़ों की टापों की आवाज या उनके हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मिलकर सूरत की एक एक ईंट को कपा रही थी, और उसी से यहाँ ग्यासुद्दीन का हृदय भी कप गया। ग्यासुद्दीन ने अपने सब फेंक कर, महाराज अपने जीवन को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्यासुद्दीन ने यहाँ सूरत के किले की शरण ली, जिस पर पूरे सूरत की रक्षा का भार था। वो खुद किले में जाकर बैठ गया और यहाँ पर किले का दरवाजा बंद कर लिया। किला ऐसा था कि उसके ऊपर उसके पास वहाँ तोपें बहुत थी, तो शिवाजी महाराज अगर उस किले को जीतते तो समय बहुत लगता। तो पिछली बार भी जो इनायत खां था वो किले में जाकर ही बच गया था, तो उसी का अनुकरण यहाँ ग्यासुद्दीन ने किया। ग्यासुद्दीन ने किले में जाकर अपनी कुंडी लगा ली, तो वो वहाँ चुपचाप बैठ गए। शिवाजी महाराज यहाँ सूरत के बाहर अपना शिविर लगाते हैं। बस क्या था, सूरत पर उनको आक्रमण करना। तो जो दीवार लगाई थी औरंगजेब ने, वो दीवार यहाँ मराठाओं को कहाँ रोक पाती, क्योंकि दीवार पर पहले तो सैनिक चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं, जदुनाथ सरकार, डेनिस किनकेट जैसे यहाँ पर इतिहासकार लिखते हैं कि केवल 300 सैनिक थे जो कि वहाँ उस सूरत शहर की रक्षा कर रहे थे। कौन रक्षा करता? पूरा सूरत शहर ही यहाँ शिवाजी महाराज की तलवार की नोक पर आ चुका था। बड़े बड़े व्यापारियों ने अपनी अपनी कोठियाँ बंद करके अंदर से महाराज कुंदी लगा रखी थी। अपना धन नीचे जमीन खोदकर गाड़ देना था। यहाँ लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके थे। 3 अक्टूबर को उस दिन दीपावली थी, जिस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, वो दिवाली का दिन था। सूरत में सबसे ज़्यादा रौनक होती थी, क्योंकि पूरे देश में दिवाली के दिन रौनक होती। तो सूरत तो एक बड़ा समृद्ध शहर था, तो वहाँ उस दिन कैसी रौनक होती। लेकिन शिवाजी महाराज के भय से उस दिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब यहाँ पर किसका इंतजार था? छत्रपति ने अपनी भवानी तलवार यहाँ सूरत शहर की ओर कीनी और गरजते हुए अपने सैनिकों से बोले, अपने सेनापतियों से बोले, इस सूरत शहर को अब की बार ऐसा बदसूरत बना दो कि औरंगजेब भी इसकी सूरत देखकर फिर इसको पहचान न सके। ये छत्रपति का जो भीतर दबा हुआ प्रतिशोध था वो बोल रहा था। सेनापति आनंद राव, सेनापति प्रताप राव समझ गए छत्रपति क्या चाहते हैं। यहाँ मराठा सैनिक टूट पड़े उस सूरत शहर पर। जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटता है, वैसे यहाँ मराठा इस सूरत शहर पर टूट पड़े। अब क्या था, दरवाजे तोड़े जाने लगे, हवेलियाँ यहाँ उधेड़ी जाने लगी, व्यापारी यहाँ कैद किए जाने लगे, उनका जो धन संपत्ति गड़ी हुई थी वो सब खोदकर यहाँ बाहर निकाली जाने लगी। धीरे धीरे करके यहाँ सूरत की अथाह समृद्धि छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में पहुँचने लगी। मराठाओं ने यहाँ बहुत समृद्धि निकाली इस सूरत से। यहाँ पर बहुत सारी सराय थी। सराय का मतलब अलग अलग देश अपनी अपनी सराय बनाते थे। सराय 2 काम में आती थी, एक तो होटल के काम में, वहाँ पर लोग रहते थे व्यापारी लोग, और एक गोदाम के काम में आती थी। इसलिए अंग्रेजों की भी एक सराय थी, फ्रांसीसी उनकी भी एक सराय थी, डच थे, पुर्तगाली, इन सब की अपनी अपनी वहाँ सराय थी। तो यहाँ पर मराठा जब डचों पर आक्रमण करते हैं तो डच यहाँ संधि कर लेते हैं, डच पहले यहाँ समर्पण कर देते हैं। फ्रांसीसी भी यहाँ मराठाओं का साथ देते हैं, वे भी यहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। तो फ्रांसीसियों की तो यहाँ अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा आलोचना की है, क्योंकि फ्रांसीसियों के पास अंग्रेजों से ज़्यादा हथियार थे। अगर फ्रांसीसी लड़ना चाहते तो लड़ सकते थे, लेकिन फ्रांसीसी यहाँ तटस्थ हो जाते, वे शिवाजी महाराज को भेंट भेज देते हैं। तो यहाँ पर फ्रांसीसी भी शांत पड़ गए, डच भी शांत पड़ गए। डच कौन लोग थे? डच जो हॉलैंड से आए थे, आज का वो नीदरलैंड कहलाता है। तो ये सब शांत पड़ गए, लेकिन अंग्रेज शांत नहीं पड़े। जैसे मराठा सैनिक अंग्रेजों की कोठी पर पहुंचे, जैसे अंग्रेजों पर आक्रमण किया, अंग्रेज यहाँ पर तत्पर थे। अंग्रेजों का एक वहाँ पर कप्तान था स्ट्रेनसम। ये
केवल 50 सैनिकों को लेकर डटा हुआ था। उसके पास बंदूकें थी, छोटी छोटी तोपें थी और यहाँ मराठाओं पर अंधाधुंध इसने फायरिंग शुरू कर दी। मराठा सैनिक इसमें अच्छी संख्या में हताहत हुए, क्योंकि मराठा सैनिक एक भीड़ की तरह आक्रमण कर रहे थे और आसानी से यहाँ अंग्रेजों के निशाने भी बन रहे थे। इसलिए अचानक से यहाँ लाशें बिछ गई मराठाओं, तो मराठा तत्क्षण पीछे हटे। तो स्ट्रेंस ने एक जोर का मराठाओं को पीछे धकेला। मराठा फिर उस हवेली की तरफ नहीं गए और अंत में इसी वजह से शिवाजी महाराज भी मराठाओं को रोक देते हैं कि वे अंग्रेजों पर आक्रमण न करें, दूसरी ओर वे ध्यान दें, क्योंकि अंग्रेज पिछली बार भी जब 1664 में आक्रमण हुआ था मराठाओं का, तब भी उस समय ऑक्सेंडन थे, तो ऑक्सेंडन ने बड़ा जोर का प्रतिरोध किया था। केवल 200 सैनिकों को लेकर वो वीर जूझ गया मराठाओं से लुटने नहीं दिया अपनी फैक्ट्री को। तो ऐसे ही स्ट्रेंसम था। अब सोचो कि इस बंदे के पास फैक्ट्री में कुछ नहीं है, सारा गोदाम खाली पहले ही कर चुके, बंदरगाह पे पहुंचा चुके, लेकिन ये लड़ रहा है केवल इसलिए कि लोग, जो भारत की जनता है, कायर ना कहे अंग्रेजों को। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और हर एक इतिहास का, चाहे पुरंदरे साहब हो, चाहे जदुनाथ सरकार हो, सभी यहाँ प्रभावित होते हैं अंग्रेजों से। तो यहाँ शिवाजी महाराज भी मराठाओं को रोक लेते हैं अंग्रेजों पर आक्रमण करने से। लेकिन एक थी यहाँ पर तारतार सराय में यहाँ कासगढ़ का एक राजा रुका हुआ था। वो टारगेट था यहाँ मराठाओं, क्योंकि बेहड़जी नायक ने पहले ही सारी लोकेशन, सारे व्यापारियों की सब धन दौलत पहले ही यहाँ पर सूचना पहुँचा दी थी शिवाजी महाराज के पास। बेहड़जी नायक बड़ा जोर का काम करते थे, पिछली बार भी उनकी ही सारी योजना थी कि कैसे यहाँ एक एक घर को कितनी संपत्ति और कैसे उनकी संपत्ति को निकाला जाएगा। तो बेहड़जी नायक प्रमुख थे शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के। तो यहाँ शिवाजी महाराज को सूचना थी कासगढ़ का राजा रुका हुआ तारतार सराय में। कासगढ़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि कासगढ़ को पश्चिमी काशी भी कहा जाता था। पहले यहाँ पर हिंदू बाहुल्य था, बाद में वे बौद्ध बन गए, बाद में इस्लामिक आक्रमण हुए तो वे सभी मुस्लिम बन गए। आज भी वहाँ पर उइगुर मुस्लिम हैं, जिनको ये चीन प्रताड़ित करता रहता है। उन मुसलमानों को यहाँ पर एक तरीके से नास्तिक बनाता रहता है, उनकी मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट बना देता है। तो जो चीन प्रताड़ित कर रहा है वो यहीं के मुस्लिम है। कासगढ़ की किस्मत बड़ी खराब रही है। कासगढ़ और हमारे भारत का मुल्तान एक जैसे रहे। मुल्तान जो भी यहाँ पर आक्रमणकारी आता सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता था। तो मुल्तान जितना बदकिस्मत रहा वैसे कासगढ़ रहा। तो कासगढ़ सिल्क रोड में भी आता था, सम्राट कनिष्क की सीमा में ये कासगढ़ भी आता था। कासगढ़ तक सम्राट कनिष्क ने अपनी सीमा पहुंचा रखी। तो कासगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण रहा है भारत के इतिहास में भी। तो कासगढ़ का राजा था जो कि उसके बेटे द्वारा ही निकाल दिया गया था। उसको थोड़ा सा धन खजाना दिया था, तख्ता पलट कर दिया था, खुद राजा बन गया था। तो और यहाँ पर अपने पिता को निकाल देता है। कासगढ़ की ही एक राजकुमारी का विवाह यहाँ औरंगजेब से भी बताया जाता है, जो कि उपपत्नी रही होगी उसकी। तो ये ससुराल पक्ष से था कासगढ़ का राजा अब्दुल्ला खां। यहाँ औरंगजेब ने भी इसको सोने का पलंग वगैरह बहुत सारा धन संपत्ति देकर विदा किया। तो सूरत की उस तारतार सराय में ये रुका हुआ है। मराठा ने आक्रमण किया, ये ऊपर से आक्रमण कर रहा है, उस सराय के ऊपर से आक्रमण चल रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध चल रहा है, लेकिन मराठाओं को ये कहाँ रोक पाता। यहाँ पर जैसे रात्रि हुई, रात्रि में अब्दुल्ला खां पीछे से उस तराइकी से भाग निकला और कहाँ पहुंच गया, सूरत के उस किले में, जिस किले में ग्यासुद्दीन बैठा हुआ था। ग्यासुद्दीन ने इस कासगढ़ के राजा को, अब्दुल्ला खां को भी उस सूरत के किले में मतलब शरण दे दी। अब यहाँ पर कासगढ़ के राजा ने जैसे सूरत के किले की शरण ली तो उसकी जो संपत्ति रह गई थी तारतार सराय में, उस पर मराठा टूट पड़े और वो सारी संपत्ति यहाँ से निकाल कर पहुंचा दी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में। अब क्या था, धीरे धीरे करके एक एक सराय गिरने लगी, धीरे धीरे करके एक एक कोठी हवेली सब मराठाओं के सामने ध्वस्त होने लगी। उनकी सभी संपत्ति यहाँ महाराज के चरणों में पहुंचने लगी। अंग्रेजों से बाद में संधि हो चुकी थी, अंग्रेजों ने बाद में गिफ्ट भी भेजे थे महाराज के लिए। तो ऐसे करके अंग्रेज बच गए, डच, फ्रेंच ये सब बच गए। एक नई सराय और थी, उसका नाम ही नई सराय था। तो वहाँ पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं मराठा, लेकिन नई सराय भी बच जाती है। बाकी आधा शहर यहाँ मराठाओं ने जला दी। नाम पूरी संपत्ति मराठाओं ने सूरत की यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में पहुंचा दी। बड़ा भयंकर बदसूरत बनाया इस समृद्ध सूरत को। एक बड़ा सदमा होने वाला था औरंगजेब के लिए। तो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक बुरी तरीके से मराठाओं ने इस सूरत को लूटा। अब यहाँ 5 अक्टूबर की दोपहर को छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ सूरत से कूच करते हैं रायगढ़ की ओर। जैसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पीठ फिरी, जैसे वो सब धन खजाना लेकर यहाँ से निकले, जैसे मराठाओं की पीठ फिरी, सूरत पर दूसरी विपत्ति आ टूटी। कौन सी विपत्ति आ टूटी कि वहाँ के जो गरीब थे, आसपास के गांव वाले थे और जो उस शहर के गरीब लोग थे, गरीब क्या मतलब जिसका जैसा मन, वे सब यहाँ पर टूट पड़े। जो मराठाओं से रह गया था सामान, मतलब मराठा सोना चांदी हीरे मोती माणिक, ये
यही तो ले गए थे साथ में, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर जस की तस थी। तो अब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं बची थी, अराजकता फैल गई थी। वो सूरत के किले में बैठा हुआ था सूबेदार, अब सूबेदार की भी क्या चलने वाली है। तो यहाँ पर बुरी तरीके से अराजकता फैल जाती है। जो अंग्रेज थे वो भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लेते हैं। अंग्रेज भी यहाँ पर बड़ा अच्छे से लूटते हैं। तो स्टेनसन जो मास्टर था उसने लिखा है अपनी डायरी में कि इससे अच्छे तो मराठा थे, कम से कम मराठाओं के ऊपर कोई अधिपति तो था, लेकिन यहाँ इस भीड़ का तो कोई अधिपति भी नहीं है। मतलब इस भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं है, इसको निर्देशित करने वाला कोई। तो भीड़ ने बुरी तरीके से सूरत को लूटा। लेकिन यहाँ पर एक बात घट गई। क्या घट गई कि अंग्रेजों ने दोबारा से मराठाओं को थोड़ा सा प्रतिरोध किया था। मतलब मराठा अंग्रेजों को उस तरीके से नहीं जीत पाए। हालांकि संधि हुई बाद में, तो अंग्रेजों की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी। अंग्रेजों ने इसी वैल्यू के सहारे से एक विश्वास कायम किया बाकी सभी व्यापारियों में, और जो अपना हेडक्वार्टर सूरत में था बाद में उन्होंने फिर बॉम्बे पहुंचा दिया। इसी वजह से जो जितने भी व्यापारी थे वहां पर, उसमें से बड़े बड़े व्यापारी जैसे हाजी सैयद बेग का जो बेटा था, उसने भी अपना सारा जो कारोबार था वो बॉम्बे पहुंचा दिया, बम्बई पहुंचा दिया। तो बम्बई बस गया, सूरत उजड़ गया। तो सूरत के उजड़ने से बम्बई समृद्ध हुआ है। 10 पाउंड की लीज पर था, एक साल में 10 पाउंड देने होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, अपने राजा को, जो कि इंग्लैंड का राजा था। और इंग्लैंड के राजा को ये बम्बई जो आज हम देखते हैं ये मिला था दहेज में पुर्तगालियों से, क्योंकि उनकी राजकुमारी से उसने शादी की थी। तो यहाँ पर बम्बई बस गया, सूरत बिल्कुल वीरान हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे आक्रमण की वजह से। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज सारा धन खजाना लेकर नासिक जिले में प्रवेश करते हैं। ये खबर पहुंच गई औरंगाबाद में, मुअज्जम के पास है। ज़्यादा मुअज्जम यहाँ पर लौट के आया था, दिलेर खां को खदेड़ कर आया था। अब ये दिलेर खां कौन है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके समझाऊं कि मुअज्जम चाहता था कि औरंगजेब अपने पिता को हटाकर वो जल्द से जल्द मुगल बादशाह बन जाए। ऐसा ही चल रहा था मुगलों में कि अपने पिता को जिंदा हो मुर्दा हो कैसे भी करके उसको हटा के खुद बादशाह बना जाए। तो ये पुरानी परंपरा थी। तो मुअज्जम भी यहाँ पर यही चाहता था, इसलिए मुअज्जम की और शिवाजी महाराज की बड़ी अच्छी मित्रता भी थी। मुअज्जम जानता था कि अगर औरंगजेब को हटाना है तो शिवाजी महाराज का उसको आश्रय लेना ही पड़ेगा, सहारा लेना ही पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज भी बड़ा बहका के रखते हैं इस मुअज्जम को। लेकिन मुअज्जम के प्रभाव को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ औरंगजेब एक दिलेर खां को भेजता है। दिलेर खां एक व्यक्ति था, उसको भेजता है। दिलेर खां मुअज्जम में दोनों में पटरी नहीं खाती, तो यहाँ इतना ज़्यादा बिगड़ जाती है कि दिलेर खां को खदेड़ते हुए उत्तर भारत की ओर मुअज्जम करके आते हैं। तो मुअज्जम जैसे यहाँ पर लौटता है औरंगाबाद में, उसको खबर मिलती है कि सूरत पर दूसरा आक्रमण कर दिया शिवाजी महाराज ने। तो यहाँ पर मुअज्जम दाऊद खां को भेजता है एक विशाल सेना लेकर शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए, और जो खजाना है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर दाऊद खां दौड़ पड़ा अपनी मुगल सेना को लेकर शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए। दाऊद खां को एक उम्मीद थी कि उम्मीद ये थी कि मराठा आमने सामने लड़ाई नहीं करेंगे। मराठा क्या करेंगे, मराठा किसी किले की शरण लेंगे, दाऊद खां उसको घेरेगा और बाद में उस किले को जीत लेगा। तो इस तरीके से मराठा चलते भी आए थे। मराठा यही तो करते थे, शुरुआत में उनके पास सैन्य शक्ति कम रहती तो इसी नीति का आश्रय लेते थे, और बाद में फिर वो गुरिल्ला पद्धति से मुगलों पर वार करते थे। तो यहाँ पर दाऊद खां को पूरी उम्मीद थी कि शिवाजी महाराज आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये दाऊद खां की गलत फहमी थी। दाऊद खां को यह पता चला कि शिवाजी महाराज ने दिंडोरी गांव के पास ही अपना शिविर लगा रखा है। ये नासिक से 25-30 किलोमीटर है ये गांव। यहाँ दाऊद खां दौड़ता हुआ दिंडोरी के मैदान में पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसके जो पैरों के नीचे जमीन थी वो खिसक गई। क्यों? क्योंकि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 10,000 सैनिकों के साथ तत्पर खड़े थे दाऊद खां का स्वागत करने के लिए। प्रत्येक मराठा यहाँ अपना बख्तरबंद बांधे, हाथ में ढाल तलवार लेकर तत्पर था इन मुगलों को धूल में मिलाने के। बस क्या था, छत्रपति का एक आदेश और यहाँ हर हर महादेव का उद्घोष पूरे आकाश में गूंज उठा। ये मराठा टूट पड़े मुगल सेना पर। दाऊद खां को संभलने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन दाऊद खां के साथ उसका एक सेनापति था इखलास खां। इखलास खां ने यहाँ हरावल दस्ते को संभाला, और इखलास खां ने जो मुगल सैनिक भयभीत हो गए थे, मतलब वो रणभूमि छोड़ रहे थे, उन सबको इकट्ठा किया, मतलब उनका सबका मनोबल बढ़ाया, और वो इखलास खां उन मुगल सैनिकों को लेकर टूट पड़ा मराठाओं पर। भयंकर युद्ध चला, लेकिन मराठे थे, मराठाओं ने यहाँ उधेड़ दिया मुगलों को, और अंत में आनंद राव के एक भाले की चोट से यहाँ इखलास खां भी वीरगति प्राप्त कर जाता। लेकिन इखलास ने बड़ा सुंदर युद्ध लड़ा। प्रत्येक इतिहासकार ने इखलास की यहाँ तारीफ की नहीं है। योद्धा योद्धा होता है, चाहे वो फिर किसी की भी ओर का हो। तो यहाँ इखलास की वीरगति हो गई, दाऊद खां के और पैर उखड़ गए। लेकिन दाऊद खां जानता था कि अगर भागा तो
मौत के घाट जल्दी उतार दिया जाएगा। तो दाऊद खान ने जो उसके पास तोपें थी सारी इस तरीके से वहाँ पर लगाई कि मराठा उस तक न पहुँच पाए। मराठाओं ने कोशिश की लेकिन दाऊद खान तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी यहाँ मुगलों को बड़ी बुरी तरीके से रौंद दिया गया। 3000 मुगल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और मराठाओं की केवल 300 से 500 लोग ही यहाँ वीरगति प्राप्त हुए। तो एक बड़ा युद्ध था ये दिंडोरी का युद्ध, और इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने सहज ही विजय कर लिया। अंत में इन मुगलों के 4000 घोड़े भी शिवाजी महाराज ने अधिकार में ले लिए। मतलब आए तो थे शिवाजी महाराज को लूटने, उल्टा शिवाजी महाराज ने ही मुगलों को लूट लिया। यहाँ से शिवाजी महाराज फिर रायगढ़ की ओर कूच करते हैं। तो एक अद्भुत शौर्य प्रकट हुआ इस दिंडोरी में, और यहाँ छत्रपति ने इन मुगलों को ये दिखा दिया कि अब शिवाजी महाराज वो वाले शिवाजी नहीं हैं जो चोरी छुपे आक्रमण करते थे। अब शिवाजी महाराज वो शिवाजी हैं जो मुगलों की छाती में भाला उतार सकते हैं। उनके सामने खड़े होकर महाराज ने अपनी ताकत का वर्चस्व दिखाया, अपनी ताकत का परिचय दिया। इसके बाद अगले 10 साल तक छत्रपति ने अनेकानेक युद्ध लड़े इन मुगलों से और आसपास की रियासतों से। वो सब गाथा हम अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आपने इस वीडियो को सुना है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।